नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस की आगामी 100 दिनों की कार्य योजना सामने रखी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार संविधान को कमजोर करने, गरीबों के हक छीनने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को प्रभावित करने का काम कर रही है। प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार मनरेगा को खत्म करने की साजिश कर रही है और एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट में हेरफेर कर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में 24 जनवरी से सीतापुर में शुरू होने वाली संविधान संवाद महापंचायत के जरिए सरकार की जनविरोधी नीतियों को बेनकाब करने की कवायद में जुट जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव 2026 को लेकर कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। की सेवा व बलिदान की विरासत के साथ पार्टी राजधानी लखनऊ में बड़ी रैली कर सरकार को जवाब देगी। था इसमें गांधी को बगैर हटाए ये नाम रह सकता था। तो महात्मा गांधी से इतनी नफरत, ये नफरत तो वही गोडसे की सोच दर्शाती है मोदी सरकार की। जो गोडसे की सोच, उसने बुलेट से हिसाब किताब बराबर किया, हत्या की गांधी जी की शारीरिक रूप से, इन्होंने वैचारिक रूप से की। मैं मानता हूं मोदी सरकार और गोडसे सरकार की सोच एक है। दूसरी चीज, ये एक बड़ा झूठ इसमें राम का नाम पे बनाई गई है। राम के नाम पे तो नहीं बनी ना, कर देते राम मनरेगा, गांधी भी रहते, राम भी रहते। इन्होंने 3 वाक्य, 3 शब्दों के एक एक शब्द को लिख के अंग्रेजी में RAM कर दिया। तो कहाँ है राम? मैंने पार्लियामेंट में बोलते हुए दिखाया था कि देखिए इसमें राम कहीं है नहीं। अगर आप हर शब्द का पहला अक्षर ले तो फिर तो राम नहीं रह जाते, और अगर सिर्फ 2 या 3 शब्दों का ले तो बात बनती नहीं। था उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का इस वक्त का नजारा देखने योग्य है। माघ मेले के पावन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम घाट पहुंच रहे हैं। बढ़ती ठंड के बीच श्रद्धालुओं के रुकने के लिए कड़ी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। पुलिस और ATS की टीमें लगातार मौके पर मौजूद हैं। हाल ही में सीएम योगी ने भी संगम स्नान की तैयारियों का जायजा लिया था और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया था, जिससे उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। प्रयागराज में श्रद्धालुओं के लिए तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। माघ मेले को लेकर ये तमाम तैयारियां की गई हैं। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और ऐसे में यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की गई है और पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है। वहीं उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदेश में शीतलहर जारी है और घना कोहरा भी छाया हुआ है। कोहरे के कारण ताज व्यू पॉइंट से ताजमहल नहीं दिखाई दे रहा है। IMD ने आपको बता दें कि आने वाले 2 दिनों तक ठंड की चेतावनी भी जारी की है और इसी के साथ ही कोहरे से भी राहत के आसार अभी मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो अगली खबर उत्तर प्रदेश बलिया के रसड़ा से है। आपको बता दें कि इस समय रसड़ा पर विकास को लेकर जमकर घमासान चल रहा है। रसड़ा के महंत जी के दिए गए बयान के बाद बसपा विधायक के समर्थकों में उबाल देखने को मिल रहा है। बसपा समर्थक पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अभिषेक सिंह रिशु ने रविवार को मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महंत श्री कौशलेंद्र गिरी पर ही गंभीर आरोप लगा दिए और कहा कि महंत जी जब विद्यालय के प्रबंधक बने तो एक दिन के लिए दूसरे को प्रबंधक बनाकर, आपको बता दें कि अपने ही सगे भाई को अध्यापक बना दिया और कहा कि ये कैसे सन्यासी हैं जो परिवार के मुंह में आज भी पड़े हुए हैं। तो वहीं बसपा समर्थकों ने कहा कि रसड़ा विधायक उमाशंकर सिंह अगर ठेकेदार हैं तो क्या हुआ, रसड़ा विधानसभा को सड़कों के जाल से जोड़ने का काम किया है। है कि जैसे हम लोग के विकास पुरुष माननीय श्री उमाशंकर सिंह जी पे जो विपक्ष द्वारा जो बेबुनियाद जो आरोप प्रत्यारोप जो फेसबुक के माध्यम से जो चल रहा है, उन्हीं सब के सिलसिले में आज का ये है प्रेस वार्ता है। तो रसड़ा के विकास के विषय में कुछ कहें, रसड़ा जो विधायक जी ने किया हो। रसड़ा के विकास के मुद्दे पर सबसे पहले तो बात आपसे बता दें कि विधायक जी द्वारा जैसे जो पढ़े लिखे आप भी पत्रकार के माध्यम से इस समय जितना काम है सारा पोर्टल पर दिख रहा है। आप पोर्टल के माध्यम से देख सकते हैं कि विधायक जी अपने निधि से कितना पैसा अपने घर लेके गए हैं। और आपसे बता दें निधि का पैसा पूरा
हम लोग के विधानसभा में जितनी बिजली के ट्रांसफार्मर लगे थे पहले, 10 के जो ट्रांसफार्मर थे वहाँ 25 के, जहाँ 25 के थे वहाँ 63 के, जहाँ 63 के थे वहाँ 100 के, जहाँ 100 के थे वहाँ 250 के। पूरे विधानसभा में बिजली का पहले काम हुआ, निधि से ही हुआ। अभी जो यहाँ जो आरोप लगा रहे हैं वो जाके उसका मतलब अपना डाटा निकाल के देख सकते हैं। यह है कि जैसे उधर नोडल अधिकारी के मेडिकल निरीक्षण से पहले प्रशासन हरकत में आ चुका है। मेडिकल परिसर की टूटी फूटी सड़कों को जोरों से सुधार किया जा रहा है और सालों से बदहाल पड़ी मेडिकल परिसर की सड़कों पर अब निरीक्षण से ठीक पहले मरम्मत का काम तेजी से कराया जा रहा है। नोडल अधिकारी के प्रस्तावित मेडिकल निरीक्षण को लेकर मेडिकल प्रशासन पूरी तैयारियों में जुट गया है। टूटी सड़कों की वजह से मरीजों और तीमारदारों को लंबे समय से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। एम्बुलेंस और मरीजों को लाने ले जाने में दिक्कत, तीमारदारों की फजीहत और जोखिम भरी आवाजाही आम बात हो गई थी। लेकिन अब निरीक्षण से पहले सड़कों को दुरुस्त करने की कवायद तेज कर दी गई है। सवाल यह है कि क्या यह सुधार स्थायी होगा या सिर्फ निरीक्षण तक ही सीमित रहेगा। उधर सचेंडी गैंगरेप कांड से जुड़े वीडियो के वायरल होने के बाद मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। पुलिस की टीमें आरोपी दारोगा की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने इस मामले में दोषियों को किसी भी हाल में न बख्शने के निर्देश दे दिए हैं। इसी बीच आरोपी दारोगा अमित मौर्य के नाम से एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा है कि वो फरार नहीं है और निष्पक्ष जांच कराए जाने पर अधिकारियों के समक्ष स्वयं उपस्थित हो जाएगा। उधर बदायूं में पानी और बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर सभासदों द्वारा पानी की टंकी पर चढ़कर धरना देने का मामला सामने आया है। सभासदों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से पानी की नियमित सप्लाई नहीं हो रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर पहुंचे अधिशासी अधिकारी ईओ विनय त्रिपाठी ने बताया कि पानी की टंकी की सफाई के कारण प्रेशर से पानी की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है और हालांकि ट्यूबवेल के माध्यम से पानी की आपूर्ति चालू है। वहीं बिजली आपूर्ति को लेकर ईओ ने बताया कि ग्रामीण फीडर से जुड़े होने के कारण विद्युत आपूर्ति में कमी बनी रहती है। ये मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंबेडकर छात्रावास के पास स्थित पानी की टंकी से जुड़ा हुआ है। उसमें देखिए ये है कि अभी ये टंकियों की सफाई का कार्य चल रहा था, जिसमें 4-5 दिन से टंकी सफाई हो रही थी और ट्यूबवेल का जो सप्लाई है वो डायरेक्ट किया जा रहा है। उसमें थोड़ा प्रेशर कम है लेकिन पानी की सप्लाई हो रही है। आज जो यहाँ कुछ लोग टंकी पे चढ़ गए हैं तो उसमें मामला संज्ञान में आने पे जो पता चला कि उनका ये कहना है कि यहाँ से जो ट्यूबवेल का कनेक्शन है वो ग्रामीण फीडर से है और उसको शहरी फीडर से उसका कनेक्शन कराया जाए ताकि बिजली की आपूर्ति पूरी रहे। तो इसमें पत्राचार नगर पालिका द्वारा पहले भी बिजली विभाग को किया गया। अब अभी हम लोग सिटी मजिस्ट्रेट साहब के माध्यम से इसमें डायरेक्ट बातचीत करने जा रहे हैं और कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इसका समाधान करा जाए। सप्लाई कब तक उम्मीद है चालू होने की? सप्लाई कल आज से ही शाम से ही चालू हो जाएगी इसमें और बाकी डायरेक्ट ट्यूबवेल से सप्लाई दी जा रही है और कहीं जहाँ कमी होगी वहाँ टैंकर भी नगर पालिका में पूरे उपलब्ध है, उसके माध्यम से। उधर प्रदेश में लगातार बढ़ रही ठंड को देखते हुए जिला कांग्रेस कमेटी ने जालौन के कोंच नगर क्षेत्र में अलावों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर पहले ही नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को अवगत कराया था। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी थी कि अगर मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो नगर पालिका कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इसी क्रम में सोमवार को कोंच में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद सिंह सेंगर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया और नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि नगर क्षेत्र में अलावों की संख्या घटा दी गई है, जिससे ठंड में लोगों को परेशानी हो रही है। साथ ही शहर सीवरेज की गंभीर समस्या से जूझ रहा है और सड़कें बदहाल स्थिति में है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि अधिशासी अधिकारी मनमानी रवैया अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो मामले की शिकायत जिला अधिकारियों से की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर इसे प्रदेश स्तर तक उठाया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नगर अध्यक्ष राघवेंद्र तिवारी, जिला उपाध्यक्ष रामकिशोर पुरोहित सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। ऐसा है कि अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले, हमारे जिला उपाध्यक्ष प्रभारी रामकिशोर पुरोहित जी, नगर अध्यक्ष राघवेंद्र तिवारी जी और ब्लॉक अध्यक्ष हमारे संजय कुशवाहा जी तथा अन्य पदाधिकारी कांग्रेसी जनों ने एक ज्ञापन दिया था कि अत्यधिक सर्दी है, इसमें अलाव बढ़ाए जाएं। लेकिन और उसका एक समय दिया था, अगर नहीं बढ़ाया जाएगा तो 12 तारीख को हम लोग घेराव करेंगे। ये मालूम पड़ा कि शासी अधिकारी पर कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि जिस प्रकार से छूट दी है सरकार ने भ्रष्टाचार फैलाने की, अधिकारी के पर कोई अंकुश नहीं है, बेलगाम हो गए हैं और वो इतने ज्यादा भ्रष्टाचार में मस्त है और इतना ये सरकार जो निकम्मी है, जो भ्रष्टाचार में डूबी है, वो भी सरकार और अधिकारी दोनों मिलके जनता का शोषण कर रहे हैं। अलाव ये कांग्रेस ने अपने यहाँ घर पे नहीं जलवा रही थी, जनता के लिए कर रही थी।
भ्रष्टाचार की जांच के लिए कहा था उन्हें। धनु तालाब पे सड़कों पे भारी कमीशनबाजी की वजह से सड़कें बन रही है। सीवर का जो जहाँ जहाँ लाइन खुद गई है, इसके बाद उन्हें पाटना नहीं, फिर उसका पैसा अलग से ले लेना। ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस। वहीं कोकराझ थाना क्षेत्र में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। ये मुठभेड़ इचौली गांव के ससुर खदेरी नदी के पास हुई। पुलिस कार्रवाई के दौरान एक आरोपी गोली लगने से घायल हो गया, जिसकी पहचान मनोज के रूप में हुई है। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने मौके से कुल 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनमें बिहार का एक आरोपी भी शामिल है, जो गौवंश की सप्लाई में शामिल बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार इस गिरोह के 4 अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। थाना कोखराज क्षेत्र में आज सुबह तड़के एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें 3 बदमाश पकड़े गए हैं, और उसमें एक बदमाश घायल हुआ है। इन बदमाशों की तलाश हमारी एसओजी टीम और कोखराज पुलिस कर रही थी। आज एक सटीक सूचना के आधार पर इनसे मुठभेड़ हुई है। कुछ दिन पहले 3 तारीख को यहाँ पे कुछ गोवंश 12 की संख्या में बैल बरामद हुए थे, जो बिजली के खंभों से एक बगीचे में बंधे हुए थे। उनको तस्करी के उद्देश्य से वहाँ बांधा गया था और उनको परिवहन कर उनको बदमाशों को ले जाना था। इस पे जब मेरी पूरी टीम ने छानबीन किया तो 7 लोग इस घटना में प्रकाश में आए, जिसमें से 3 की गिरफ्तारी हुई है, 4 अभी शेष है, जिनकी तलाश की जा रही है। इनका काम है ऑन डिमांड जो है गोवंश को इकट्ठा करते थे और फिर एक बिहार के व्यक्ति को से पैसा लेकर उसको सप्लाई करते थे, और उसी इरादे से उस दिन भी वहाँ पे 12 बैल इकट्ठा किए गए थे। पुलिस को सूचना मिल जाने से ये अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए, घटना को अंजाम नहीं दे पाए और वहाँ से भाग गए थे। पूरी छानबीन और विवेचना से इनके नाम प्रकाश में आए, जिसमें 3 व्यक्तियों को अभी अरेस्ट किया गया है। 4 की गिरफ्तारी के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क था, एक गिरोह था, जो उत्तर प्रदेश गोवध अधिनियम के अंतर्गत जिन पे कई जिलों में अभियोग दर्ज है, लगातार ये तस्करी कर रहे थे। तो इस गिरोह के पकड़े जाने से जो गो तस्करी घटनाएं हो रही थी, इस पे अंकुश। करारी कोतवाली क्षेत्र में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत कोतवाल शियाकांत चौरसिया की तरफ से सड़क पर राहगीरों को जागरूक किया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को कम करना है। इस दौरान विशेष रूप से दोपहिया वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। अभियान के दौरान तेज गति से वाहन चलाना, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग न करना दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बताया गया। साथ ही पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों को भी उच्च जोखिम वर्ग में बताया गया। राहगीरों को सड़क सुरक्षा की शपथ भी दिलाई गई। पुलिस ने बताया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना हर वर्ष जनवरी में मनाया जाता है, जिसमें शून्य मृत्यु माह जैसे अभियानों के माध्यम से विशेष रूप से 18 से 45 आयु वर्ग में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। उधर जनपद कौशाम्बी में मोबाइल चोरी, स्नैचिंग व खोए हुए मोबाइलों की शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस टीम ने सर्विलांस और मैनुअल इनपुट की सहायता से अलग अलग कंपनियों के कुल 97 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 24.25 लाख रुपए बताई जा रही है। इनमें एक मोबाइल फोन ऐसा भी शामिल है जो दुबई में चल रहा था। बरामद मोबाइलों को उनके वास्तविक स्वामियों को सौंपा गया। इस सफलता के लिए पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी राजेश कुमार की तरफ से संबंधित थानों के पुलिस कर्मियों को 5-5 हजार रुपए नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। मोबाइल चोरी की कंप्लेंट्स या गुमशुदगी कंप्लेंट्स या उसको कहीं छीन लिया गया हो, जो भी कंप्लेंट्स दर्ज होती है उस पर CR पोर्टल काम करता है और उनको ट्रैक करके उनको ट्रेस करता है, और इसके बाद संबंधित थाने को बताया जाता है। तो जो संबंधित थानों में हमारी टीम है, उन्होंने इसमें माह दिसंबर में कुल 97 मोबाइल रिकवर किया है, और उनकी कीमत आप देखेंगे करीब ये 24 लाख के लगभग है। और इसमें जो जिनके मोबाइल थे उनको आज उनको भी बुलाया गया, उनको ये मोबाइल सुपुर्द किया जा रहा है। मोबाइल आप जानते हैं कि ऐसा इम्पॉर्टेंट गैजेट है जिसमें तमाम सारी चीज़ें जानकारियाँ होती है और एक आदमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो उसके खोने से एक तरह से लगता है कि उसके बहुत सारी चीज़ें चली जाती है दूसरे के पास। इसमें आप देखेंगे ये चूँकि सेंट्रल पोर्टल है और इसमें कहीं भी ये मोबाइल जो चोरी या छीना हुआ या गुमशुदा मोबाइल है कहीं भी चलता है तो वो ट्रेस हो जाता है। मोबाइल चोरी की कंप्लेंट्स या गुमशुदगी कंप्लेंट्स या वहीं अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के परसा गांव में एक शराबी युवक ने मां और पत्नी की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी सिकंदर
गुप्ता पर आरोप है कि उसने 28 वर्षीय पत्नी प्रियंका और 60 वर्षीय मां रूना देवी को पत्थर से कूचकर मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के अनुसार सुबह आरोपी और पत्नी के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद उसने सीमेंट के पत्थर से हमला किया। बचाने आई मां को भी उसने इसी तरह मार डाला। घटना के समय दोनों महिलाएं छत पर आग सेक रही थी। एक दिन पहले ही आरोपी ने अपनी पत्नी को ससुराल से घर वो वापस लाया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने छत पर पड़े शवों को इकट्ठा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस फॉरेंसिक टीम की मदद से कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। घटना सुबह 9:30 बजे की घटना है और उसकी मम्मी थी और बीबी थी। घटना लगभग 9:30 बजे था और बीबी को मार दिया है। क्या इसकी मानसिक स्थिति कैसी थी और ये मानसिक स्थिति पुलिस बहुत कोई खराब नहीं थी, हालांकि परिवारी मामला था, थोड़ा बहुत होता ही रहता है, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाएगी इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। घर में कौन कौन था? और घर में इनकी 4 लड़कियां थी, चारों की शादी हो गई थी, एक ही लड़का था। बाहर भी जाता था, घर आया हुआ था और इसकी भी शादी हो गई थी। घटना सुबह 9:30 बजे की घटना है और उसकी मम्मी थी और बीबी थी। घटना लगभग 9:30 बजे था। वहीं लखीमपुर खीरी जिले के निघासन तहसील क्षेत्र में रविवार को मटैया गांव में सूखे तालाब में एक मगरमच्छ दिखाई दिया। मगरमच्छ को देखते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लगभग 1 घंटे तक की कड़ी मेहनत के बाद टीम ने मगरमच्छ को पकड़ने में सफलता हासिल की। रेस्क्यू के बाद मगरमच्छ को शारदा नदी में छोड़ा गया। वहीं लखीमपुर खीरी के संतोष पैलेस में चल रहे 10 दिवसीय प्रशिक्षण और टूल किट वितरण कार्यक्रम में शामिल सैकड़ों महिलाओं ने खाने की खराब गुणवत्ता के कारण विरोध किया। महिलाओं का कहना था कि भोजन में चावल और सब्जी कच्ची थी, जिससे कई महिलाओं के पेट में दर्द हुआ। महिलाओं ने कहा कि सरकार भले ही बड़े निर्देश जारी करती है, लेकिन कार्यालय और कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि भविष्य में प्रशिक्षण कार्यक्रम में साफ और अच्छा खाना दिया जाए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र लखीमपुर द्वारा किया गया और कार्यक्रम का उद्घाटन हाल ही में किया गया और इसमें महिलाओं को उद्यमिता और छोटे व्यवसाय से जुड़ी जानकारी और कौशल सिखाया जा रहा है। महिलाओं ने यह भी कहा कि प्रशिक्षण लाभकारी है, लेकिन खराब खाने की वजह से कार्यक्रम का असर कम हो रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि आगे से भोजन की निगरानी हो और प्रतिभागियों को समय पर अच्छा और पोषक भोजन दिया जाए। वहीं लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में आगरा एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर रविवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में वैगनआर कार शामिल थी। मौजूदा लोगों ने बताया कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आसपास का इलाका अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखने को मिला। घटना की सूचना मिलते ही काकोरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। पुलिस ने हादसे की जांच भी शुरू कर दी है। अभी तक हादसे में किसी के घायल या मरने की आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। उधर संभल जिले में कुत्तों के झुंड ने एक 9 वर्षीय बच्ची की जान ले ली। यह घटना रविवार शाम हजरत नगर गढ़ी थाना क्षेत्र के पोटा गांव में हुई, जहां खेत से घर लौट रही बच्ची पर 20 से 25 खूंखार कुत्तों ने हमला कर दिया और उसे घसीटकर गेहूं के खेत में ले गए। कुत्तों के हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतका सरकारी स्कूल में कक्षा 1 की छात्रा थी। बच्ची रविवार शाम खेत से अपने घर लौट रही थी। गांव के पास शमशान घाट के पास पहुंचते ही कुत्तों के एक बड़े झुंड ने उसे घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। बच्ची की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण लाठी डंडे लेकर मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने कुत्तों को भगाया, लेकिन तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सिरसी चौकी प्रभारी सुधीर कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर वाराणसी जीआरपी पुलिस ने एक बार फिर सराहनीय कार्य करते हुए विभिन्न जनपदों से गुम हुए 230 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली धारकों को वापस सौंपे हैं। जीआरपी की इस बड़ी सफलता से मोबाइल धारकों के चेहरे पर खुशी साफ देखने को मिली। जानकारी के अनुसार अलग अलग स्थानों से आए यात्रियों के मोबाइल ट्रेन और रेलवे परिसर में खो गए थे। मोबाइल गुम होने के बाद अधिकांश लोगों ने उन्हें वापस मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन जीआरपी पुलिस की सक्रियता और तकनीकी प्रयासों के चलते ये संभव हो सका। जीआरपी कार्यालय में मोबाइल धारकों को बुलाकर उनके मोबाइल फोन उन्हें सौंपे गए। अपने खोए हुए मोबाइल पाकर सभी धारकों ने जीआरपी प्रशासन का आभार व्यक्त किया और कहा कि इतने लंबे समय बाद मोबाइल वापस मिलने की उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन पुलिस की मेहनत से उन्हें उनका सामान वापस मिल सका। जीआरपी कैंट क्षेत्र अधिकारी कुंवर प्रभात सिंह ने बताया कि विभिन्न जनपदों से मोबाइल गुम होने की शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसके बाद एक विशेष टीम गठित की गई। सर्विलांस की मदद से सभी मोबाइलों को ट्रैक कर बरामद किया गया और उन्हें उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया गया। ये जो यात्रियों के मोबाइल यात्रा के दौरान चोरी हो जाते हैं,
या गुमशुदा हो जाते हैं, उन्हीं मोबाइलों को सर्विलांस के माध्यम से बरामद करके कोर्ट के आदेश से आज जो है उनके जो पति के स्वामी हैं उनको सुपुर्द किया। इसमें कई प्रदेशों से लोग आए हुए हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, इस तरह से कई प्रदेशों। कितनी बरामदगी है? ये करीब 250 मोबाइल बरामद किए गए। वहीं बागपत के बिनौली के ग्लेहता गांव के प्राथमिक विद्यालय में राष्ट्रीय लोकदल की सभा हुई, जिसमें मुख्य अतिथि रालौद के छपरौली विधायक डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने कहा कि असली भारत गांव में बसता है। वो क्षेत्र में विकास कार्य कराकर उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। सभा में उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जातिवाद के घोर विरोधी थे। उन्होंने हमेशा गरीब किसान मजदूरों की खुशहाली के लिए कार्य किए। क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। उन्होंने क्षेत्र में विधायक निधि से कराए जा रहे विकास कार्यों को भी गिनाया। सभा में प्रांतीय उपाध्यक्ष धीरज उज्ज्वल ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह किसान और युवाओं की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने किसानों का गन्ना मूल्य बढ़वाकर ऐतिहासिक कार्य किया। इस अवसर पर उन्होंने ठंड से बचाव के लिए गांव में 400 जरूरतमंद लोगों को कंबल भी वितरित किए। सभा में कर्नल ब्रह्मपाल तोमर, मास्टर सुरेश राणा, मनोज तोमर ने भी विचार व्यक्त किए। सभा में लेखराज प्रधान राजू तोमर, सिरसली पूर्व प्रधान सुधीर त्यागी भी उपस्थित रहे। आज ये यहाँ पे कम्बल वितरण कार्यक्रम रखा गया था। हाँ जी। 23 तारीख से हम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न की जयंती से हमने प्रोग्राम चालू किया था हमने। और गांव-गांव हम हर रोज एक प्रोग्राम करते हैं, हर गांव में जाकर, और पूरी जनवरी हमारे ये कार्यक्रम चलता रहेगा और अपनी पार्टी की नीतियों से लोगों को अवगत कराते हैं। और चौधरी साहब की जयंती के अवसर पर हम गरीबों में कंबल वितरण कार्यक्रम। आज कार्यक्रम की एक धन्यवाद सभा थी और उसमें कंबल वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया। धन्यवाद इसके लिए कि यहाँ गलहता में एक कावड़ मार्ग था, इसका निर्माण हुआ। इसके उपलक्ष्य में जो क्षेत्र के गांव के लोग बहुत खुश हैं और इसके बनने से इन्हें अपार प्रसन्नता है, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही खराब था। और इस बीच में हमारे जो नेता चौधरी जैन जी द्वारा जो युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गांव के लिए बेहतरी के जो काम हैं उन पे भी चर्चा हुई और विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार रखे। आज ये यहाँ पे कम्बल वितरण कार्यक्रम रखा गया था। हाँ जी। 23 तारीख से हम उधर थाना इस्लाम नगर में बदायूं पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गंगा एक्सप्रेसवे चंदौसी रोड अंडरपास के पास चेकिंग के दौरान फर्जी नंबर प्लेट लगी टाटा पिकअप लोडर से 100 पेटी अवैध शराब बरामद की। इसी के साथ पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है। बरामद शराब में हिमालय ड्रग कंपनी का लेबल लगा हुआ पाया गया। चेकिंग के दौरान एक काली थार गाड़ी बैरियर तोड़कर फरार हो गई, जिसके बाद बिसौली क्षेत्र से लावारिस हालत में बरामद उस थार को किया गया। थार सवार सुनील कुमार सहित एक अन्य आरोपी मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार अभियुक्तों में चंडीगढ़, हरियाणा और उन्नाव के निवासी शामिल हैं। पुलिस ने टाटा पिकअप को सीज कर दिया है और मामले में आबकारी अधिनियम और बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बदायूं के मार्गदर्शन में निरंतर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के अंतर्गत कल दिनांक 11 जनवरी को इस्लाम नगर थाना पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक सफ़ेद रंग की पिकअप गाड़ी और थार उधर से निकल रही थी। पुलिस टीम द्वारा उनको रोकने का इशारा किया गया, परंतु वह नहीं रुके और बैरियर पर टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गए। पुलिस टीम द्वारा उसका पीछा किया गया तो पिकअप गाड़ी को रोका गया। उसमें 4 अभियुक्तों को मौके से पकड़ा गया। पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बदायूं के मार्गदर्शन में निरंतर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के अंतर्गत कल दिनांक 11 जनवरी को इस्लाम नगर थाना पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक सफ़ेद रंग की पिकअप गाड़ी और थार उधर से निकल रही थी। पुलिस टीम द्वारा उनको रोकने का इशारा किया गया, परंतु वह नहीं रुके और बैरियर पर टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गए। पुलिस टीम द्वारा उसका पीछा किया गया तो पिकअप गाड़ी को रोका गया। उसमें 4 अभियुक्तों को मौके से पकड़ा गया। पुलिस बिजनौर में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया, जिसमें एक बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में मां और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
देखिए, आज दिनांक 12 जनवरी 2026 को थाना हल्दौर में समय लगभग 4:30 बजे एक बाइक तथा ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई थी, जिसमें बाइक सवार 2 व्यक्तियों की मौके पर मृत्यु हो गई है। मृतकों की पहचान शिवम सन ऑफ ओम प्रकाश थाना नेटौर तथा मीना देवी वाइफ ऑफ ओम प्रकाश के रूप में की गई है। मृतकों के संबंध में नियमानुसार पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधित कोई समस्या नहीं है, फिर भी सुरक्षा पुलिस बल तैनात कर दिया गया। देखिए, आज दिनांक 12 जनवरी 2026 को थाना हल्दौर में समय लगभग 4:30 बजे एक बाइक तथा ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई थी, जिसमें बाइक सवार 2 व्यक्तियों की मौके पर। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के जन्मदिन के मौके पर सामने आया एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो बिजनौर का बताया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट होती दिखाई दे रही है। जानकारी के अनुसार ये घटना जिला कांग्रेस पार्टी कार्यालय की है, जहां जन्मदिन मनाने के दौरान किसी बात को लेकर कार्यकर्ताओं में विवाद हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। वीडियो में अफरा तफरी का माहौल साफ नजर आ रहा है। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद ये मामला चर्चाओं का विषय बन गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव किया गया है। प्रमुख सचिव स्तर के कई वरिष्ठ IAS अधिकारियों को अपर मुख्य सचिव ACS पद पर पदोन्नति दी गई है। अधिकारियों में IAS संजय प्रसाद, IAS आशीष कुमार गोयल, IAS अमृत अभिजात, IAS R रमेश कुमार और IAS मुकेश कुमार मेश्राम शामिल हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर तैनात कुछ वरिष्ठ IAS अधिकारियों को प्रमुख सचिव पद पर नियुक्त किया गया। इनमें IAS भुवनेश कुमार, IAS मृत्युंजय कुमार नारायण और IAS संतोष कुमार यादव के नाम शामिल हैं। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करने की कोशिश इसे माना जा रहा है। नई जिम्मेदारियों के साथ ये अधिकारी शासन की नीतियों के क्रियान्वयन और विकास कार्यों को गति देने में अहम भूमिका निभाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी राम जी को लेकर प्रेस वार्ता करते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने कहा कि जी राम जी के अंतर्गत किए गए काम का भुगतान 7 दिनों के अंदर कथन नहीं होता तो उसका ब्याज सहित भुगतान होगा। 60 दिन अतिरिक्त काम पाने की गारंटी भी प्रदान करेगा। जी राम जी के अंतर्गत केवल 4 मुख्य क्षेत्रों में काम होगा। साथ ही प्रत्येक परिवार को मिलने वाला रोजगार 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। वहीं मनरेगा की पुरानी कमजोरी को दूर भी किया गया है। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मिर्जापुर में मनरेगा के नाम परिवर्तन को लेकर जिला कोऑर्डिनेटर ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि मनरेगा का कानूनी अस्तित्व खत्म कर उसे मात्र एक योजना बनाने का कुछ चक्र रचा जा रहा है। कांग्रेस मनरेगा योजना को वापस लाने के लिए जन आंदोलन करेगी और प्रतिदिन की मजदूरी न्यूनतम 400 होनी चाहिए। 100 दिन का हमारा कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में एक कार्य योजना है, उसी को विस्तृत रूप से बताने के लिए हम लोगों ने ये पत्रकार वार्ता रखा है। इसमें एक संविधान संवाद योजना है, जिसमें हम प्रदेश के बड़े बड़े जगहों पे हम लोग महापंचायत कर रहे हैं, जिसमें 50,000 से 1 लाख लोग जुटेंगे। हमारे देश के और प्रदेश के सारे बड़े नेता इसमें भाग लेंगे। और इसके बाद मनरेगा बचाओ संग्राम योजना जो हम लोग लागू करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। जो मनरेगा को खत्म किया गया है साजिशन, उसी को लागू करवाने के लिए, पुनर्लागू करवाने के लिए हम लोग एक लड़ाई शुरू करने जा रहे हैं। वहीं फूलपुर पुलिस और सर्विलांस सेल गंगानगर की संयुक्त टीम ने एक हत्या के मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपने दोस्त की ईंट से सिर कुचलकर हत्या कर दी थी। यह घटना प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र में हुई। मामला 10 जनवरी का है, जब नहर के पास दीपक यादव का शव मिला था। सूचना मिलते ही सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया, शव को कब्जे में लिया और नियमानुसार पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के पिता ने थाने में तहरीर दी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त सौरभ यादव को नहर के पास से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो और मृतक एक ही गांव के निवासी थे और आपस में दोस्त थे। कुछ समय पहले फूलपुर कस्बे में दीपक और सौरभ के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान दीपक ने सौरभ को मारा पीटा था और उसे अपमानित भी किया था। सौरभ इसी अपमान का बदला लेना चाहता था। बदला लेने की नीयत से 9 जनवरी को सौरभ ने दीपक को शराब पीने के लिए बुलाया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मौके से ईंट के टुकड़े बरामद कर लिए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। उधर वाराणसी की दाल मंडी इलाके में सोमवार को नगर निगम की ओर से बुलडोजर कार्रवाई की गई। इस दौरान 2 मकानों को गिराया गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी विरोध और कोई हिंसा ना हो, इसके लिए पूरी गली में बैरिकेडिंग की गई और करीब 200 पुलिसकर्मी तैनात रहे। बुलडोजर कार्रवाई करीब 8 घंटे तक चली और शाम 5 बजे से रोक दिया गया। प्रशासन ने साफ किया
कि कल भी तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी रहेगी। तोड़े गए मकानों के मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके बाद बुलडोजर नई सड़क कपड़ा मार्केट की ओर पहुंचा। इस दौरान मकान मालिक अदनान ने विरोध जताते हुए कहा कि वो घर खाली नहीं करेंगे और खुद हथौड़े से मकान तोड़ना शुरू कर दिया। नगर निगम ने दाल मंडी क्षेत्र में 187 मकानों को ध्वस्तीकरण के लिए पहचान किया था, जिसके मालिकों को करीब 191 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाना है। अब तक 14 दुकानदार मुआवजा लेकर लिखित सहमति दे चुके हैं। आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नई सड़क से प्रारंभ की गई है, जिसमें शुरुआत में मैनुअली कार्रवाई की गई। जब फिजिबिलिटी हुई तो जेसीबी का भी प्रयोग किया गया और सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त फोर्स लगाई गई है, पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी और सिविल फोर्स। इसके साथ साथ में ड्रोन से भी एरियल सर्वेलेंस किया जा रहा है, क्योंकि ये मेन सड़क है। लोगों का आवागमन और गाड़ियों का भी मूवमेंट काफ़ी है, तो ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी लगाई गई है, बैरिकेडिंग की गई है, ताकि लोगों को डाइवर्जन किया जा सके, लोगों का मूवमेंट भी बना रहे, ट्रैफिक का प्रेशर भी ना रहे और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी चलती रहे। सर, जिस तरीके से विरोध स्टार्टिंग में देखने को मिल रहा था, क्या बुलडोजर की कार्रवाई होने के बाद भी विरोध दिखाई दे रहा है? आज जो कार्रवाई शुरुआत हुई है वो स्वयं भवन स्वामी के द्वारा की गई है। तो भवन स्वामी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, इसके बाद प्रशासन के द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। किस तरीके से सुरक्षा के सभी उपाय किए गए हैं। ड्रोन से भी एरियल सर्वेलेंस किया जा रहा है, पैरामिलिट्री, पीएसी और सिविल फोर्स के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस, तो सभी उपाय किए गए हैं। ये अब तक कितने मकानों की कार्रवाई हुई है? आज ये पहला मकान था जिससे जेसीबी से कार्रवाई हुई है। आगे भी जैसे जैसे स्कोप बढ़ेगा या मकान की हाइट और रास्ता, तो उसका उस पर भी जेसीबी का। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।